हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज से टेस्ट 23 जो कि परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का सेकंड टेस्ट है से साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित यौगिकों को उनके अपवर्तनांक के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हीरा का होगा, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2.42 इसका होता है। पानी का होता है 1.33, बर्फ़ का होता है 1.31 और ग्लास का होता है 1.5। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो डायमंड का होगा, यानी 1 सबसे लास्ट में आएगा। तो इस कारण से सी और बी तो नहीं होगा, ए और डी होगा। ए और डी में से कोई होगा। तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बर्फ़ का है, यानी सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद में पानी का है 3 2, उसके बाद में 4 1, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1। ए ऑप्शन सही हो रहा है, 3 2 4 1 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव आंख के लेंस और कॉर्निया के बीच द्रव से भरे स्थान को दर्शाता है? तो इसमें से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये ब्रेन में पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ये दो काम करता है, ये तो ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरी बात यह है कि ब्रेन का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, यह एक उत्प्लावन प्रोवाइड कर देता है, एक बुआइंट फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमारा सर जो है थोड़ा हल्का महसूस होता है। दूसरा है यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। इसको हम आँख के फिगर से देखते हैं, डायग्राम से। यहाँ पर देखिए लेंस और कॉर्निया के बीच में है एक्वस ह्यूमर। ये लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे जो ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये है एक्वस ह्यूमर और ये लिक्विड है। और लेंस और रेटिना के बीच में ये सब जो है, लेंस और रेटिना के बीच में ये विट्रियस ह्यूमर है। विट्रियस ह्यूमर जो है एक जेली लाइक का फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड, और ये जो है एक द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या है? एक्वस ह्यूमर है। और लेंस एंड रेटिना के बीच में कौन सा है? विट्रियस ह्यूमर है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा एक्वस ह्यूमर, डी। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार होना चाहिए, तो कम से कम आधे साइज का होना चाहिए। जितनी व्यक्ति की हाइट है उससे कम आधे का होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई से दोगुना बिल्कुल नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्युमिनियम एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है, यदि इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं और यदि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं इस मटेरियल पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो इस मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। और जब मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए और एक वीक अट्रैक्शन फील हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये वीकली अट्रैक्ट करे और इसमें मैग्नेटाइजेशन तो हो लेकिन एक वीक मैग्नेटाइजेशन हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग यदि मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो मटेरियल अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। यदि ये सारी चीज़ें वीक हो रही है तो वो पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक में उल्टा होता है, रिपल्सन होता है, और उसमें डायामैग्नेटिक के केस में जो मैग्नेटाइजेशन होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एल्युमिनियम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम जो इंड्यूस्ड करंट है उसके डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, राइट हैंड के जो 3 उंगलियां हैं, थंब है, 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं
और उसके हेल्प से प्रेरित धारा की दिशा को निकाला जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है? तो यदि सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि एक मैग्नेट, 2 मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये एक दूसरा मैग्नेट है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल। इसके बीच में एक कॉइल लगा हुआ रहता है। मान लीजिए कि ये एक कॉइल है और इस पे वायर लपेटे हुए रहते हैं। वायर लपेट दीजिए, इस पे वायर लपेटा हुआ रहता है और इसमें इसको एक करंट सोर्स से कनेक्ट किया हुआ रहता है, करंट सोर्स से, और इसमें एक नीडल लगा हुआ रहता है। यहाँ पे एक इस तरीक़ा से कुछ स्केल रहता है, कुछ इस तरीक़ा से, और यहाँ मान लीजिए कि ये 0 है, कुछ इस तरीक़ा से इसमें कैलिब्रेशन रहता है और यहाँ पे एक नीडल लगा हुआ रहता है। जब करंट 0 है तो 0 पे दिखाएगा, यानी जब सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो 0 पर दिखाएगा, ना तो बाएं डिफ्लेक्टेड रहेगा ना दाएं डिफ्लेक्टेड रहेगा। जो ही इसमें करंट फ्लो होगा, यानी स्विच को ऑन करेंगे, तो स्विच को ऑन करने की वजह से जो मैग्नेट है इसकी वजह से एक टॉर्क यहाँ पे डेवलप होगा और टॉर्क की वजह से ये जो नीडल है रोटेट करेगा। मतलब ये जो कॉइल जिससे जुड़ा हुआ है, ये कॉइल जो है रोटेट करेगा, क्योंकि इस पर एक टॉर्क एक्ट करना शुरू होगा और रोटेट करने की वजह से नीडल दाएं बाएं होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ए, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति निम्नलिखित में से किससे सिद्ध होती है? तो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स नेचर। देखिए, वेव 2 तरीका का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक दूसरा है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में आगे पीछे होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में, जैसे कि साउंड वेव के केस में। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन या यूं कहिए कि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। मान लीजिए कि वेव जो है लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन ऊपर नीचे होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल दिया मैकेनिकल वेव का। नॉन मैकेनिकल वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम है तो भी चले जाएंगे, नहीं मीडियम है तो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। और लाइट जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक फिनोमिनन होता है फिजिक्स में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। तो देखिए, लाइट है क्या, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, ये कंपोजिशन है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरीक़ा से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ एक्स जेड प्लेन में कुछ इस तरीक़ा से ऑसिलेट कर रहा है, कुछ इस तरीक़ा से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब इसको हम एक पोलरीमीटर से पास कराएंगे तो ये इसमें रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। तो जो ही हम पोलरीमीटर से इसको पास कराएंगे तो किसी एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ऑसिलेशन को वो तो पास होने देगा, बाकी जितने भी रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का हम एग्जाम्पल लें तो वही होगा, किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को वो पास कराएगा, बाकी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा। इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो पोलराइजेशन, फिजिक्स की पोलराइजेशन एक ऐसी फिनोमिनन है जो हमें बता देती है कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। सरल आवर्त गति में चरम स्थितियों पर, तो मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, ये बॉब कनेक्टेड है,
जब इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं तो ये ऑसिलेट करने लगता है, कुछ इस तरीक़े से इसका ऑसिलेशन होने लगता है। ये एक्सट्रीम हो गया, राइट एक्सट्रीम हो गया, और ये एक्सट्रीम हो गया लेफ़्ट, और ये मीन पोजीशन हो गया। तो जब चरम स्थितियाँ पर मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है ये, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जैसे जैसे जाएगा मीन से एक्सट्रीम की ओर जाएगा, इसका स्पीड कम होते चला जाएगा, और जहाँ पे मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा तो अटेन करेगा, तब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्पीड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल चूँकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहना है, काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो गई, मिनिमम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यही ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, पानी की सतह पर तेल की पतली परतों में रंग दिखाई देता है। बिल्कुल रंग दिखाई देता है। कारण, सफ़ेद रोशनी कई रंगों से बनी हुई होती है। बिल्कुल सफ़ेद रोशनी तो कई रंगों की बनी हुई होती है, लेकिन पानी के सरफेस के ऊपर एक ऑयल का लेयर है, ऑयल का सरफेस है, और वहाँ पे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो लाइट के कंपोनेंट्स कलर्स की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, इस कारण से वो कलर नज़र आ रहे हैं, जिसको इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म कहा जाता है। तो कथन तो सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। मात्रा, दबाव, शक्ति, ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वाकर्षण विभव, विद्युत आवेश, तापमान, त्वरण पर विचार करें। इनमें से एकमात्र सदिश राशियां हैं। इनमें से कौन सा ग्रुप सदिश राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आवेग इम्पल्स क्या है, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन दबाव यानी प्रेशर क्या है, देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर में जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे, फोर्स में जब हम एरिया से डिवाइड करेंगे, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या वो स्केलर बन जाएगी या वेक्टर रहेगी। तो इस तरीक़ा से डिवाइड करके हम देखें तो लगेगा कि प्रेशर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास एक डायरेक्शन है। लेकिन प्रेशर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसको प्रेशर कहा जाता है। तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी इसका एक ही डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर। तो इस कारण से प्रेशर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तीन क्राइटेरिया फुलफिल यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कर रही है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर एलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो। वेक्टर एलजेब्रा के लॉ में क्या आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। उसको फॉलो कर रही हो तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। आवेग और त्वरण ये दोनों, बिल्कुल इम्पल्स और त्वरण यानी एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे त्वरण और गुरुत्वाकर्षण विभव, पोटेंशियल जो है वर्क डन है। वर्क डन जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ये सभी वर्क डन है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो गुरुत्वाकर्षण विभव कह दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह दीजिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल कह दीजिए, ये सभी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। आवेग और दबाव, इम्पल्स तो वेक्टर है, लेकिन प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सही ऑप्शन हमारा आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसकी वजह है। देखिए किसी भी लिक्विड का जो ड्रॉप है, किसी भी लिक्विड का सरफेस कहिए, किसी भी लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है,
और जब स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है तो अपने सरफेस एरिया को जितना पॉसिबल हो सके कम बना करके रखना चाहेगा, यानी अपने आप को सिकुड़ा करके रखना चाहेगा। तो किसी भी लिक्विड का जो ड्रॉप है, किसी भी लिक्विड का ड्रॉप वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम बनाए रखना चाहता है। यदि नियत वॉल्यूम में हम देखें तो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे, ज्यामितीय आकृतियाँ होंगी, उनमें स्फीयर का एरिया सबसे मिनिमम होता है। इस कारण से जितने भी लिक्विड ड्रॉप्स है यदि फ्रीली हम उसको छोड़ दें तो वो स्फीरिकल शेप की हो जाती है, जैसे वर्षा की बूंदें स्फीरिकल शेप की हो जाती है। और इसके पीछे कारण क्या है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक ऐसी फिनोमिनन है जिसके तहत कोई भी लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है और जितना संभव हो सके अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना चाहता है। तो इसमें से पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस में विघटित हो जाता है? तो पानी बना हुआ है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से। तो जब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हम कराएंगे यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में। तो दोनों ही गैसेस यहाँ से उत्पन्न होंगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसमें से यदि हम देखें एसिटिक एसिड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। और इथेनॉल इसका होता है 351 केल्विन। मीथेन का होता है 111 केल्विन। और क्लोरोफॉर्म का होता है, इसमें से क्लोरोफॉर्म का होता है 334 केल्विन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है एसिटिक अम्ल का है, उससे कम जो है क्लोरोफॉर्म का है, उससे कम इथेनॉल का है और सबसे कम मीथेन का है। तो हमें इसको अरेंज करना है अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? मीथेन आएगा, 4 आएगा सबसे लास्ट में। अब 4 बी और सी में दिया हुआ है, तो इसमें से एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड मीथेन हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल एक सबसे ज़्यादा एसिटिक अम्ल का ही है। तो एक किस में आ रहा है? एक सी में आ रहा है। 1 2 3 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं का एक समूह जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होने का क्या मतलब हुआ? एटॉमिक नंबर समान होना। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, प्रोटॉन की संख्या जब समान होगी यानी एटॉमिक नंबर समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके मास नंबर बनाते हैं। तो मतलब वैसा एटम जिसमें ऐसे दो एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, तो उसको क्या कहा जाता है? आइसोटोप। उसी को तो कहा जाता है समस्थानिक। राइट ऑप्शन डी होगा। और ए ऑप्शन में दिया गया है समभारिक यानी आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है? मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, तो उसको आइसोमर्स कहा जाता है। और सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन सेम हो। नेक्स्ट, नीलमणि यानी रूबी का रासायनिक सूत्र है। तो रूबी जो होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। राइट ऑप्शन ए होगा, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर सामान्य बर्तन की तुलना में खाना तेज़ी से क्यों पकाता है? एवोगैड्रो का नियम कहता है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रख दें हम, यानी सेम कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेरियस गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, सारे कंडीशन सेम रख दें, प्रेशर और टेम्परेचर हम सेम रखें, तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये है एवोगैड्रो का
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि यदि किसी मिक्सचर में वेरियस गैसेस रखी गई हैं, बहुत सारी गैसेस रखी गई हैं, तो टोटल जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। न्यूटन का नियम तो जानते ही हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है फोर्स को डिफाइन करता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक का नियम कहता है कि किसी भी प्रेशर कुकर में जब लिक्विड रख करके उसको गर्म किया जाता है तो वो वेपर में बदल जाता है और वेपर बाहर एस्केप नहीं हो रहा है, इस कारण से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर इंक्रीज करने लगता है और खाना आसानी से बन जाता है, तेज़ी के साथ में खाना बन जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ़ कहा जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, ठोस CO2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं और वहाँ से डिसाइड कर लेंगे। ऐसे 17 होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी। ये है पीरियोडिक टेबल। इसका जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का है, सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, और ये सभी जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और यहाँ पे जो 17 ग्रुप है, 17 ये हैलोजन का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो है हैलोजन्स हैं। और 18 जो है इनर्ट गैसेस का है। तो उसमें से 17 ग्रुप सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घोल का pH 2 से 4 में बदल जाता है, H प्लस आयन का सांद्रण होगा। तो pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यदि pH 2 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होगा 10⁻⁻2 होगा, यानी 1/100 होगा। तो शुरू में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यदि C1 कह दें तो 1/100 आया, और 4 है, यदि pH 4 है यानी, तो उस केस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन C2 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/1 पे 4 0, यानी 10,000 हो गया। तो 100 से 10,000 हो गया, कितना गुना बढ़ गया? घट गया। कितना गुना घट गया? 100 गुना घट गया। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। तो देखिए यूरेनियम 235 का यदि हम ले लें, यूरेनियम 235, इस पे यदि स्लो न्यूट्रॉन भेजा जाता है, स्लो न्यूट्रॉन, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम और क्रिप्टन में ये टूट जाता है और यहाँ पे लगभग 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ये अदर 3 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक करके उसका विखंडन करवा सकते हैं, और फिर वहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, हर एक विखंडन अपक्रिया से 3, वो फिर अदर 3 न्यूक्लियस पे अटैक करके उसका विखंडन करवाएंगे। इस तरीक़ा से ये एक सीरीज हो जाएगी, ये एक श्रृंखला हो जाएगी। इस प्रतिक्रिया का, इस अभिक्रिया का एक श्रृंखला बन जाएगा। और अब उसके बाद में 2 चीज़ें होगी। यदि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी जो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है तो 2 को हम एब्जर्व करवा लें कैडमियम एंड बोरान के रड का यूज करा करके, तो इसको यदि हम एब्जर्व करवा लें तो एक ही बचेगा, एक ही न्यूक्लियस को विखंडित करेगा ये। तो उस तरीक़ा से ये चेन रिएक्शन जो होगा कंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन कंट्रोल में आ जाएगा, जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। और यदि ऐसे ही छोड़ दे, 3 जो निकल रहा है अदर 3 न्यूक्लियाई पे अटैक करना शुरू कर दे, उसका विखंडन करवाए, तो ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाएगा, जो कि एटम बम, न्यूक्लियर बम में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे जो मास का जो डिफेक्ट आता है, यदि बेरियम और क्रिप्टन के मास को हम ऐड करें तो यूरेनियम 235 के मास से कम आएगा, तो वो मास से गया कहाँ? तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन होता है E = m × c²,
उसी फार्मूला से एनर्जी हम निकालेंगे। यहाँ पे जो मास का डिफेक्ट आया है, मास में जो कमी आई है, वही मास में कमी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको E = m/c² से निकाला जा सकता है। तो मास में जो डिफेक्ट आ रहा है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें से कौन सा है? न्यूट्रॉन है, सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं के प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और बेंजीन पाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। बिल्कुल, जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है वीन में ब्लड प्रेशर से। तो धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये सही है। संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है। बिल्कुल, कंट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दौरान आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंग जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में जारी करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटते हैं और वहाँ पे एनर्जी एटीपी के रूप में जनरेट होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लिपिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। कौन कौन से? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हाँ, लेकिन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का संश्लेषण करता है, लिपिड का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन नींद जगाने के चक्र के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे आमतौर पर नींद हार्मोन कहा जाता है? तो वो है मेलाटोनिन। जब शाम होता है, अंधेरा होने लगता है, रात हो जाती है, तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का स्त्रवण बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जो हमें सोने के लिए प्रेरित करता है। और सुबह जैसे होता है, जब उजाला होने लगता है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है, जो हमें जागने के लिए प्रेरित करता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट संयोजी उत्तक हैं? तो इसमें से उपास्थि भी विशिष्ट यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और हड्डियाँ भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये सभी हैं, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के टेस्ट 23, जो कि फुल लेंथ का सेकंड टेस्ट है के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।